बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। हम पंजाब और सिंध के बाद अब बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ की सियासी सूरत हाल और वहाँ की इंतखाबी सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। आज हम NA 266 किला अब्दुल्ला कम चमन के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जलाल नूदे साहब, ब्यूरो चीफ समा। उनके साथ सईद अचकज़ई साहब हैं, नुमाइंदा खसूसी समा चमन। लाहौर में हमारे साथ मुबारक ख़ान हैं, इलेक्शन सेल से इनका तल्लक। और जो हमारे मेहमान हैं मुमकिन तौर पे उनमें मुजीबुल्लाह काकड़ अवामी नेशनल पार्टी, नज़र मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहम्मद आज़म पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी और अब्दुल खालिक अचकज़ई जो मुस्लिम लीग में थे और अब आज़ाद इंतखाब लड़ रहे हैं वो होंगे। और हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे कासिम चौधरी और रिमल रिजवान हस्ब ममूल हमें इस इलाके के बारे में आगाह करेंगे। जी जलाल साहब, आप मेरे साथ हैं? जी सर। जलाल साहब, ये ज़रा मुझे बताइए, किला अब्दुल्ला कम चमन जो है, इसको अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इसको आप कैसे हमें हमारे देखने वालों को ब्रीफ करेंगे? देखिए सर, ये इस हल्के की अपनी एक अहमियत है बलूचिस्तान की सियासत के अंदर, चूँकि यहाँ से महमूद खान अचकज़ई वो कामयाब होते रहे हैं, बल्कि 1985 से फिर 2013 के इलेक्शन तक तो यहाँ पर इसकी महमूद खान अचकज़ई की पार्टी की एक बड़ी एक पोजीशन रही है। फिर ख़ुद चूँकि ज़ाहिर है किला अब्दुल्ला अभी ज़िला इसमें शामिल हुआ है। जलाल हमारे साथ अपना जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लें और फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। सलाहुद्दीन अयूबी, आवाज़ सुन सकते हैं? जी जनाब। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मौलाना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मसला आपके इलाके में आ रहा है वो है कि जो सरहद आपकी है अफ़गानिस्तान से लगती, उस पर पासपोर्ट के मामलात से उलझन पैदा हो रही है और दोनों अतराफ़ से लोग ये चाहते हैं कि बग़ैर किसी पासपोर्ट के आएँ और जाएँ। इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जनाब। ये वाक़ियत है कि आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ और मसाइल भी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने तकरीबन 18 अगस्त से इस हवाले से संजीदगी से अपना कोशिश शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे मामलात है कि वो ज़ीर गौर है और अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अमन के दोनों मुश्तरक है। और पाकिस्तान में अमन है, अफ़गानिस्तान में भी अमन, और अफ़गानिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में भी अमन। और उसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मईशत का भी बहुत बड़ा दखल है। तो उसमें कुछ बाज़ मसाइल है, उस मसाइल के वजह से बाज़ चीज़ें हैं। उसमें परलत का भी मसला है, बॉर्डर का भी मसला है, और भी एक्सपोर्ट का, ट्रेड का भी। मुझे एक बात मैं बात कर रहा हूँ, अब जरा मुझे बात करने दें। सर, ये आप बात ज़रूर कीजिएगा, पर एक बात का ख्याल रखिएगा, हम दोनों लाइव हैं और हमारे पास एक टाइम की ड्यूरेशन भी, इसको ख्याल रखिएगा। बाकी बोलिए जो बोलते हैं आप। जी, मैंने कहा एक बात का ख्याल है कि हम लाइव जा रहे हैं और टाइम का भी हमने ख्याल रखना। आप बोलिए। ठीक है। तो इस हवाले से हमने एक डेलीगेशन अफगानिस्तान गए जमीयत उलमा इस्लाम के क़ियादत, तो वहाँ पे उनके साथ बहुत तफसीली और बामकसद बातें हुई है और यहाँ के एतमाद ले करके हम गए थे, फिर वापस आए। तो इसमें इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद है कि जैसे कि गुलाम खान और चोरखम के बॉर्डर में पेशरफ्त हुआ है, चमन बॉर्डर में भी यही पेशरफ्त इंशाअल्लाह मुतवक्के है। और हमारा ये है कि यहाँ पे जो चमन और इसबिन बोलदक है, ये एक कबीला है और एक इलाका है और इसका ज़मीन भी एक है। तो इसमें पासपोर्ट के हवाले से पासपोर्ट पे आना जाना ये हमारे लिए मुश्किल है। चले आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये आप देखें ना, पासपोर्ट तो बहरहाल दो मुल्कों के दरमियान होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका इशू है सड़कों का, क्या आप मुतमिन हैं जो सड़कों की सूरत हाल इस वक्त है आपके इलाके में? यहाँ इसको और बेहतर करने के आपका कोई चांस है, कोई इम्कान है? आप ज़रा मुझे अगर बात करने दे तो मैं थोड़ी तफसील से बात करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल भी इसका नुमाइंदा रहा हूँ और अब भी जमीयत उलमा इस्लाम के तरफ से मैं नामजद उम्मीदवार भी हूँ।
تو اس وجہ سے میں کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں. نہ ہماری سڑک اس طرح ہے کہ کیونکہ یہ سٹل عشاء کا ایک بہت بڑا راستہ ہے, اور نہ وہاں تعلیم کا باقاعدہ ایک نظام ہے, نہ وہاں اسپتال اور صحت کا کوئی اس طرح ایشو ہے, اور ہماری تعلیم بھی ناقص ہے, اور ہماری روڈ جو مواصلاتی نظام ہے یہ بھی کمزور ہے, اور اسی طرح ہماری صحت کا بھی نظام کمزور ہے. اور اس وجہ سے سر ٹھیک تو آپ نے کرنا نا, ٹھیک تو آپ نے کرنا نا. میں نے تو پچھلے دور میں نے چمن سے کراچی تک اس روڈ کا میں نے کوشش بھی کیا ہے, اور اس کو تقریباً منظور بھی کیا ہے. خزدار اور کلات کے درمیان یہ کام شروع بھی ہے, اور شہباز شریف کو لایا اور کوئٹہ میں اعلان بھی کیا ہے. اور ہماری اس حکومت کے ختم ہونے سے تھوڑا پہلے میں نے ٹینڈر بھی کیا ہے چمن سے کوئٹہ, جو 70 ارب روپے اس کا لاگت ہے. سر آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے محیب اللہ کاکر صاحب نے, عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ان کو بھی شامل کرنے لگا ہوں آج کے پروگرام میں. محیب صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیر ہے, شکر اللہ کا. سر یہ جو سوال ہے کہ جو بات اس وقت کر رہے ہیں جے یو آئی کے نمائندے کے, اس علاقے کی مشکلات ہیں, مسائل ہیں, اور اس کو حل کرنے کی انہوں نے اپنے طور پہ پچھلے 5 سال میں کوشش کی. کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں؟ نہیں, السلام علیکم. آپ کی توسط سے ہم آپ کو اور مولوی صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, بلکہ یہ 5 سال کی بات نہیں ہے, جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال سے اور یہ 50 سال سے, یہ جو اس نے خود تسلیم کیا کہ یہاں پہ نہ ایجوکیشن کا وہ ہے, نہ ہیلتھ کا ہے, نہ روڈے ہے, نہ بجلی ہے, یہ اس کی ذمہ وار کون ہے؟ اس کی ذمہ وار وہ بندے ہیں جو لوگوں نے یہاں سے اس کو ووٹ دے کر نمائندہ بنایا اور اس کو اسلام آباد یا صوبائی اسمبلی تک پہنچایا. اس نے یہ 50 سال میں ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ محیب اللہ, میں آپ سے یہ سوال کروں, اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کتنے عرصے میں یہ ساری مشکلات جو آپ نے بیان کی ان کو آپ حل کر دیں گے؟ دیکھو بھائی جان, آج صبح ہم کمپین پہ گیا, آج صبح کی بات ہے, 27 گاؤں تھا, 27 گاؤں میں صرف ایک پرائمری اسکول تھا, اس کا بھی استاد نہیں تھا. اور 2 دن پہلے ہم گیا, ایک دوبندی ہے. نہیں سر, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا بات دیکھیں, ہمارے پاس سب کا وقت بہت کم ہوتا ہے, ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. میں پوچھ رہا ہوں کاکر صاحب, اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ منتخب ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ ساری مشکلات کتنے عرصے میں حل کر دیں گے؟ دیکھو, یہاں پہ مسئلے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. آپ آ کے یہاں کے علاقے کا حال احوال یہ آپ خود دیکھ لیں. آپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان ہے یا کوئی اور ہے, کہ 75 سالوں میں ان لوگوں نے وہاں سے کس لیے وہاں اسلام آباد میں اس کیا کر رہا تھا, یہ جن لوگوں نے اس کو نمائندہ بنایا اور اس کو وہاں بھیجا, اس نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ محیب صاحب انہوں نے کچھ نہیں کیا. محیب صاحب اب بحث کو لمبا نہ کریں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. میرا سوال ہے, اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ منتخب ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ مسائل کتنے عرصے میں حل کر دیں گے؟ مجھے آپ یہ جواب دے دیجئے. دیکھو, ہم فخر افغان بادشاہ خان کی پیروکار ہے, ہم پورا کوشش کرتے ہیں. ہم امن, پہلے سب سے بڑا ایشو یا امن کا ہے, ہم سب سے پہلے امن پہ توجہ دیتا ہے, اس کے بعد پھر ہیلتھ ہے, پھر ایجوکیشن ہے, پھر یہاں کے 70-80% لوگ ذمہ دار زراعت سے منسلک ہے. کوشش کرتے ہیں, پورا کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذمہ داری ان کی باغات جو ابھی جدید طریقے سے ہو رہا ہے اس میں کنورٹ کرے. تو ہم کوشش کرتے ہیں, اللہ نے اگر موقع دیا یا لوگوں نے ووٹ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کوشش کرتے ہیں 5 سالوں میں, تاکہ ان کا 50% جو مسئلے ہیں ان کو حل کرے. بہت اچھی بات ہے. سعود ایوبی صاحب, انہوں نے ایک نئی بات کی, وہ ہے زراعت کے حوالے سے. اب جب اس علاقے میں سیبوں کے باغات ہیں, ان کے لیے پانی کی ضرورت ہے, کاریز کا سسٹم آپ کا ناکام ہو گیا ہے, تو اس کو آپ کیسے بچائیں گے ان باغات کو؟ جناب, ہماری یہ ہے کہ ہم, یہ بھی شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہم کسی کے کردار پہ تو سیاست نہیں کریں, کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک کردار ہے.
दूसरी बात यह है, आपको पता है जब मैं 5 साल में असम्बली में था, 3.5 साल पूरी पाकिस्तान में किसी MNA को न 1 रुपये मिला है, न किसी का काम हुआ है, लेकिन सिर्फ इस 5 साल में मैंने जो काम किया है, और ये फिर देख ले कि 70 साल उन्होंने बताया, फिर 40 साल बताया, मैंने जो अभी एक काम किया है, चमन से कराची तक सटल इशा का जो बड़ा रोड है, ये तारीख का हिस्सा है, और ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकर्दगी है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ना कोई ऐसी सियासी बात है। आप देख लो, पूछ लो, अगर नहीं था तो फिर इसकी बात सही है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये मुकन्निना है, ये आईनी इदारा है, वहाँ पे कानून और आइन की बात होती है, और यहाँ काम जो है ये सूबाई हुकूमत कर रहा है, और सूबाई हुकूमत में इनका 2 साल, और उस तरफ तो तकरीबन तीसरी दफा उनको इख्तिदार में है, तो वो खुद अभी देख ले उसने क्या किया है। सलाउद्दीन साहब, ये मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूं कि मैं बात करूं। सलाउद्दीन साहब, मैं भी सलाउद्दीन साहब सलाउद्दीन साहब मैं गुजारिश करूंगा कि हम इश्यूज पे रहे, ये जो आपस के मामलात हैं इनको रहने दे। बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहूंगा कि वाकई ज़राअत नहीं है हमारे इलाके में जो पाकिस्तान की जो वसाइल है या पाकिस्तान है, हमारी किला अब्दुल्ला बिलखुसूस बिल्कुल उन वसाइल से महरूम है। लेकिन मैंने 5 साल में जो असम्बली में आवाज लगा, एग्रीकल्चर के हवाले से, इसी तरह डेमों के हवाले से, उसी तरह रोडों के हवाले से, तालीम के हवाले से, और सबसे अहम चीज मेरे भाई ने जो बताया वो बहुत अहम है, जो अमन है। पाकिस्तान में अमन ना हो तो ये सारी चीजें ये बेकार है। पहले अमन है, फिर मईशत है, फिर पाकिस्तान में जहां पे जिस लाहौर में है या कराची में है, जहां जो सहूलत है, हम चाहते हैं कि हमारी किला अब्दुल्ला में भी वही सहूलियात मौजूद हो, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सलाउद्दीन साहब, मेरे साथ अब्दुल खालिक अजय साहब हैं, इनको भी शामिल कर रहा हूँ इस गुफ्तगू में। इससे पहले कि आप से मैं इजाज़त दूँ, मुझे एक बात बताएं, ये जो तासर दिया जाता है कि पैसे MNAs MPs को मिलते हैं, ये आपके अकाउंट में जाते हैं या आपको स्कीमें तजवीज़ करते हैं? नहीं, ये हमारी अकाउंट में न जाते हैं, वो स्कीम के थ्रू आते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद 1 पैसा अपने तजवीज़ में नहीं, हमने जमात को हवाला किया है। अच्छा साहब, वो 1 साल में जो हमने काम किया है, वो 1 साल में पूरी जिला किला आप मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब हैं। अचकज़ई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि हम मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। आपके किला अब्दुल्ला कम चमन के किला अब्दुल्ला कम चमन के जो हल्का है 266, इसके मसाइल के हल के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? अस्सलामुअलैकुम इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो आपको, दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने आपसे सवाल किया है, किला अब्दुल्ला कम चमन के मसाइल को हल करने के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? सर, मैंने कहा सबसे पहले तो आपको, दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किला अब्दुल्ला कम चमन में आपने मसाइल की बात की। मसाइल तो लातादाद है। मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुनक़ते हो गया है। हमारे साथ सलाउद्दीन अय्यूबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने आके अपने इलेक्शन कैंपेन में से वक्त निकाला। और मैं जा रहा हूँ ख़ुवातीज़ात एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीज़ात। बात हम कर रहे हैं NA 266 से। ये इलाका है किला अब्दुल्ला कम चमन का, और बलूचिस्तान में ये कौमी असम्बली की नशिस्त। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर नज़र मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। नज़र साहब, कैसे हैं आप?
بالکل اعلیٰ کا احسان ہے، خیریت سے۔ صدر صاحب یہ آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ وہ کون سے 5 ایشوز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ فوری طور پہ حل ہو جائے، ذرا وہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہم اگلے دوست تک جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ قلعہ بلا کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ امن و امان کا ہے۔ اس کے بعد پرائیورٹی پہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ جو ہماری ہے وہ ایجوکیشن ہے، تھرڈ ہیلتھ ہے، فورتھ روزگار ہے، اور ففتھ جو افغان بارڈر کا مسئلہ ہے، یہ جو چمن کم قلعہ بلا کم چمن جو ڈسٹرکٹ، اس کے 5 بڑے مسئلے ہمارے منشور کا جو حصہ ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے حل کرنا ہے۔ نظر محمد، ان میں سے یہ جو مسئلہ ہے چمن والا اور بارڈر والا لوگوں کے آنے جانے کا، وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ آدھا پن بلداک میں ہے، آدھا یہ چمن میں ہے، رہنے والے یہیں کے ہیں، کبھی آدھے گھر ادھر ہیں آدھے گھر ادھر ہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، ایک انٹرنیشنل جگہ ہے یہ، تو اس پہ آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ جی میں تو یہ تھا کہ یہ نگران حکومت کا کام نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ فیصلہ لیتے کہ یہاں پہ یہ پاسپورٹ کا سسٹم ہو۔ پھر یہ 2 ہاؤسز لوگ جو ہے جن کا ایک گھر پاکستان میں بارڈر کے ایک سائڈ پہ اور دوسرا بارڈر کے دوسرے سائڈ پہ ہے، ان کا مسئلہ صرف ایک چھوٹے سے قبیلے کا نہیں، ان کے سارے کاروبار کراچی تک ہے، ان کے کاروبار لاہور تک ہے، کوئٹہ تک ہے، ان کے سارے کاروبار صرف اسی بارڈر سے منسلک ہے۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو کوئی وفاقی پارٹی جو آئے گی جس کی پارلیمنٹ میں قوت ہوگی وہی حل کر سکتی ہے۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک وفاقی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ اس کو حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں محمد اعظم صاحب بھی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ جس طرح اب سے پہلے یہ سسٹم تھا، ہم لوگوں نے تو پہلے بھی کہا ہے، جو یا سے ان لوگوں کے جو ریٹرن میں لکھے ہوئے کہ کچھ ہاؤسز ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو یہ ایک ایشو ہے، ان کو حل کرنے کے لیے جو 2 ہاؤسز لوگ ہیں جن کے ایک گھر یہاں پہ ہے، ایک گھر افغانستان میں، ایک گھر اسلام آباد میں اور ایک کابل میں ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے۔ نہیں کیسے دیا جائے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیسے دیا جائے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ کے بغیر جو یہ 2 ہاؤسز لوگ ہیں ان کو وداؤٹ پاسپورٹ، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ کوئی کارڈ ان کی آئیڈینٹی کی کارڈ ملتی تھی کہ صرف ان کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے کہ اس کے پاس افغانستان کی نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایک ٹھیک ہے محمد اعظم صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں۔ محمد اعظم صاحب، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب ہم قلعہ عبداللہ کم چمن کے حلقے کی بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو چمن بارڈر کی طرف سے پن بلداک میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو چمن میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی جو موومنٹ کا مسئلہ ہے اس کو ہر پارٹی اپنے طور پہ حل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے نزدیک اس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے اور ہمیں فیصلہ اس بات کو بھی سامنے رکھ کے کرنا ہے، بتائیے گا۔ سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ، اور دوسرا بات یہ ہے کہ بارڈر کا مسئلہ یہاں پر بہت بڑا ایشو ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بارڈر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے اکثر وہاں کا جو ضلع ہے، ضلع چمن، جو اس وقت ہم اس کی کینڈیڈیٹ ہیں، اس کی قبرستان ایک ہی طرف ہے اور گاؤں دوسرے طرف ہے۔ اعظم صاحب یہ میں مانتا ہوں، یہ بات میں ساری مان رہا ہوں، میں آپ سے اس کا حل پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ ممبر حل اس کا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کندہار تک یا سپن بولدک تک جو وہاں کی تذکرہ ہے اور یہاں کی جو چمن اور قلعہ عبداللہ ضلع ہے ان لوگوں کے لیے آمد و رفت شناختی کارڈ پر ہونا چاہیے۔ چلے، جلال نورزی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے یہ بیورو چیف ہیں سمجھے۔ جلال صاحب یہ جو سوال اس وقت میں زیر بحث ہے جس پہ یہ 2 دوست بات کر رہے ہیں اور پہلے بھی بات ہوئی ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟
देखिए सर, इफ्तिखार साहब, ये एक मसला है और अक्टूबर से चमन के अंदर धरना भी जारी है इस मसले पर, और मुल्क की तमाम ही छोटी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा इस धरने में शरीक भी हो चुके हैं, और जब उनकी शिरकत हुई है तो इसके ये मानी हुई कि इन जमातों ने धरने की हिमायत की है। लेकिन जैसे आपने भी अपनी बिदाया में कहा कि दो ममालिक के अलग अलग ममालिक है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो उस पर एक मेकनिज़म पर जाना होगा। इस पर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन के बाद इस पर फैसला करना होगा ताकि इत्तेफाक के राय से बिलखसूस ये जो सरहदी इलाकों के अवाम है, पाकिस्तान के चमन के बिलखसूस और किला अब्दुल्ला की भी, ताकि इनकी जो तिजारती आमदोरफ्त है इसके लिए एक मेकनिज़म बनाए। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो इससे फिर ये होगा कि हज़ारों लोग, यानी रोज़ाना 10 से 15,000 लोग उनकी आमदोरफ्त तिजारती लिहाज से होती है, स्पिन बोल्दक जाते हैं, वापस चमन आते हैं, तो ये इससे बड़े अमन के मसले पैदा होंगे, यहाँ पे रोज़गार के मसले पैदा होंगे। तो होना ये चाहिए कि इस पर बाकायदा एक काम किया जाए, बजाय इसके लिपापोती के तो वक्त गुजारी के, तो इस पर काम होना चाहिए। और फिर ये इफ्तिखार साहब, इसमें ये भी है कि किला अब्दुल्ला चमन इस इलाके में रोज़गार, सेहत और तालीम के मसाइल के साथ अमन के मसले के साथ एक दूसरा मसला जो जुड़ा हुआ है वो कबायली तनाज़ात है, जिसकी बड़ी संगीन नोयत है। तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस पर अब तक जितनी भी जमातें यहाँ से उनके नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, बड़े लोग, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अगर इस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये मसला संगीन इख्तियार। जलाल साहब, मुझे सवाल करने नज़र मोहम्मद साहब, ये जो कबायली झगड़े हैं इनको हल करने के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं, ज़रा बता दीजिएगा जल्दी से मुझे। ये जो कमेटियाँ, जो आपके पास अगर हुकूमत की ताकत हो, अगर आपके पास वफाक की ताकत हो, आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं, उनको फिलहाल कर सकते हैं, उसमें इंतजामिया को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े जो यहाँ से जो मुंतखब हुए, उन लोगों ने कभी सेट पे अपना कोई रुख नहीं दिया है। इस मैं समझ गया, उन लोगों ने अपने सियासत का हिस्सा ही नहीं बनाया। मैं समझ गया आपकी बात को। आज़म साहब, आप क्या कहते हैं कि ये बड़े लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि ये वफाक और सूबाई दोनों हुकूमतों को ये चीज़ हैंडल करनी होगी। आप क्या तजवीज़ करते हैं? ये कबायली झगड़ों के हवाले से? जी बिल्कुल। कबायली झगड़े, एक बात मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ, हर एक बंदे ने यहाँ पर स्टेट बनाया है। ये कबायली झगड़े जो हो रहे हैं, इसमें आधा से ज्यादा इसमें हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इदारे, हमारे मुल्क की जो एजेंसीज है, इसमें मलूस है। आज़म, इसको हल कैसे किया जाए? हल इसका यही है कि हमारे मुल्क में हमारे इदारे इन काम से बैठे, ये जो है आवाम के लिए सब कुछ छोड़ दे। बिल्कुल कबायली, आप यकीन करें, हमारे जिला किला अब्दुल्ला में इस वक्त 40 कबायली दुश्मनों से ज्यादा है, और इनमें से 70% की लिंक हमारे इदारों के साथ है। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे अपने दोस्त सईद अचकज़ई को शामिल करना है इस डिबेट में। ये हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं चमन से। ये सईद साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? अच्छा, उनसे रब्ता मेरे ख्याल है रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया नज़र मोहम्मद साहब आपका, आज़म साहब आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने दोस्त भी आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आप मसाइल को हल करने के लिए बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर आवाम के मसाइल हल होंगे तो आपकी कामयाबी है। कामयाबी सिर्फ वोट लेके पार्लियामेंट में जाने में नहीं होती, कामयाबी होती है कि आप लोगों के दिलों को जीतें और उनके मसाइल को हल करें। ख़ुद अब मैं जा रहा हूँ रिमल रिजवान के पास, कि रिमल के पास आज हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। जी रिमल। सर, आज की अहम खबरों में पीटीआई ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया, जिसमें कहा गया एक कौम एक कानून नया पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इक़्तिदार में आकर आइनी तरमीम करवाएंगे, जिसके तहत वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। दूसरी जानिब परवेज़ खटक का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपने ज़ाती मुफादात और कुर्सी के इक़्तिदार की खातिर ख़तरनाक एजेंडे पर अमल किया, जिसके नताइज आज वो भुगत रहे हैं। मज़ीद बात करें तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना है कि आज हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने मुल्क की करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को इंतखाबात में गधा गाड़ी का निशान अलॉट किया गया है। और आज की आखिरी खबर ये है कि जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन को टिकट देने के मामले में JUI फे नाकाम रही है। क्या है
ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या आप शेयर करना चाहती हैं, बताइए ज़रा। सर बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। किला अब्दुल्ला कम चमन की ये नशिस्त है, NA 266। देखते हैं कि इसके अंदर पोलिंग स्टेशंस कितने होंगे, वोटर्स की क्या तादाद होगी, जिसमें ख़वातीन और मेल वोटर्स के बारे में हम रोज़ाना के मामूल पर बताते हैं। तो इस हल्के में टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 260 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 3,57,834 हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,30,306, जबकि ख़वातीन वोटर्स 1,27,528 हैं। 2024 में देखा जाए कि हल्के से कौन से उम्मीदवारान आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 अहम उम्मीदवार रोज़ाना की तरह आज भी हमारे पास हैं, जिनमें सबसे पहले जो मुकाबला करेंगे उनमें ताल्लुक़ है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से महमूद खान अचकज़ई का। इनका मुकाबला करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, जबकि तीसरे उम्मीदवार यहाँ पे हैं अवामी नेशनल पार्टी के मुहिबुल्लाह काकड़। 2018 की जानिब चलते हैं कि 2018 के इंतखाबात में कौन से उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला हुआ। 3 अहम उम्मीदवार, सबसे पहले NA 263 थी कि 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया सलाहुद्दीन ने, जिनका मुकाबला किया अवामी नेशनल पार्टी के असगर खान ने, जबकि तीसरे उम्मीदवार थे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद खान अचकज़ई। रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाए कि 2018 के इंतखाबात में कौन सा उम्मीदवार कामयाब रहा, किसको शिकस्त खानी पड़ी, वोटों का टर्नआउट क्या रहा और वोट का मार्जिन क्या रहा, तो यहाँ पर सलाहुद्दीन ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के असगर खान इंतखाबात में शिकस्त याफ्ता रहे और हल्के का टर्नआउट जो रहा 41.03% रहा। और आखिर पर चलते हैं सूबाई नशिस्तों की जानिब। 2024 के इंतखाबात में हल्के में सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें आती हैं, जिसमें PB50 और PB51 शामिल है। PB50 के इलाके देखे जाएं तो इस हल्के में जो है 2 बंदी, चमन और तहसील किला अब्दुल्ला का इलाका आता है, जबकि इसकी दूसरी नशिस्त PB51 है, इसमें तहसील सदर चमन और गुलिस्तान का इलाका शामिल है। शुक्रिया रिमल आपका। इससे ख्वाजात मैं इससे पहले कि वापस अपने दोस्तों के पास जाऊं, मेरे पास मौजूद हैं इलेक्शन सेल में हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जो पिछले कई महीनों से हमारा इलेक्शन सेल चल रहा है। और ये इलेक्शन सेल हमने इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान भर की जो मालूमात हैं इलेक्शन से हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से, उनकी ख़ानदानों के हवाले से, उनको इकट्ठा किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये इलेक्शन सेल की कई महीनों की मेहनत का नतीजा है। मेरे साथ इस वक्त इलेक्शन सेल के मुबारक खान बैठे हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। ये मुबारक, एक बात तो हो गई कि आप लोगों की आमद और रफ्त को बेहतर करना चाहिए, इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं? जी सर, बिल्कुल, जैसे अब रोज़गार की बात हो गई यहाँ पे, इसके अलावा बाकी बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिस तरह तालीम का मसला है। नहीं, तालीम का मसला तो इसका हल क्या है? इसका हल स्कूल अगर बना दिए जाए और स्कूलों में टीचर ना आए तो फिर क्या किया जाए? सर, एक तो इंतज़ामी जो लोग यहाँ से मुंतखब होते हैं उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, इंतज़ामिया का यहाँ पे बिल्कुल बड़ा रोल होता है इन हवालों से। स्कूल एक तो अगर है भी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, दीवारें नहीं होती। दूसरी बात यह है स्कूलों की कमी है। वैसे यहाँ पे आप अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे सिर्फ किला अब्दुल्ला की 27 हाई स्कूल है, उसमें 9 गर्ल्स स्कूल है और 18 जो है बॉय स्कूल है। इसी तरह मिडिल स्कूल भी 27 है, जिसमें 21 बॉयज़ है और 6 जो है गर्ल्स स्कूल है। तो आप ख़ुद देख लें, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला गर्ल्स एजुकेशन का है, तो इस पर हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। जो लोग मुंतखब होते हैं, मुकामी लोग भी तो बच्चों को तालीम नहीं आप दिलवाना चाहते ना, ये भी तो मसला है ना आपका। उसकी सबसे बड़ी वजह, ये जो ये बेल्ट, कौन सी बेल्ट है? ये पश्तून बेल्ट है। ये पश्तून बेल्ट में आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चियाँ पढ़ें? सर, सबसे बड़ा मसला यहाँ का ये है पसमानदगी। यहाँ पे जो है लोगों का माशी हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाए। दूसरी बात, पूरे पश्तून बेल्ट की बिलखुसूस एक माशी मसाइल होते हैं। इसी तरह जो है तालीम के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी जो जॉब वगैरह है वो इलाके, वो हल्के काफ़ी बेहतर है। किला अब्दुल्ला वाहिद ऐसा हल्का है, यहाँ पे इस मसले के साथ और भी मसले हैं जिनकी वजह से तालीम पे भी तवज्जो नहीं दी जा सकती है और बाकी मसाइल को हल करने पर भी तवज्जो नहीं दी। ठीक है, मुबारक में हमारे साथ सईद अचकज़ई हैं, मेरे ख्याल है उनको भी शामिल कर लें। जी सईद अचकज़ई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आवाज़ है। सईद, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शमूलियत की। मुझे एक बात बताएं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला है कि इसके ऊपर बात आपसे मैं करूं? जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे तो सबसे पहली बात यह है कि अभी तक चमन शहर जो कि बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, उनको गैस नहीं दी गई है। तो अब बिजली की लोड शेडिंग की वजह से
यहाँ पे बागात के प्रॉब्लम्स है, पीने के पानी का मसला है, मतलब बहुत सारा बेरोजगारी इस वजह से भी बढ़ी है कि यहाँ पे बिजली का मसला है। जबकि शहर में जो सिटी फीडर्स होती है वहाँ पे 15 से 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग होती है, और देहात में तो कई दिनों तक बिजली जो है वो उनकी सप्लाई मुनक़ता की जाती है। अच्छा सईद, आप क्या समझते हो उसकी क्या वजह है कि वहाँ पे अच्छी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, या वहाँ पे जो महकमा है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या वजह है आपके ख्याल में? ट्रांसमिशन लाइन की तब्दीली जो है वो सबसे पहले वापडा और केस्को की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे इनके पास इतने फंड्स नहीं होते मेरे ख्याल में कि वो इतना बड़ा फंड्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करके उनकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको जो है वो दुरुस्त किया जा सके। बलूचिस्तान को कितना बिजली दी जाती है और कितनी बिजली इनकी ज़रूरत होती है, ये पूरे बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पूरे बलूचिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत ही कमज़ोर है। बिजली हो ना हो, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसकी ये वजह है यहाँ पर जो साबिक हुकूमत है अभी जो ख़त्म हो गई, यहाँ पर एक दूसरा ग्रेड स्टेशन भी जो है वो शुरू किया गया है इसके लिए ताकि बिजली का जो मसला है वो चमन में हल किया जा सके। सईद, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए। आप ये चाहते हो कि एक नया ग्रेड स्टेशन बन जाए ताकि बिजली की जो कमी है उसको भी काबू पा लिया, यही आप कह रहे हो ना? तो यही मसला है कि यहाँ पर वापडा वालों की जानिब से या केस्को की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बिल नहीं देते, लेकिन ये बिल्कुल बरअक्स है। जो बिल देते हैं उसके मुताबिक तो बिजली मिलनी चाहिए आवाम को, लेकिन उसके मुताबिक जो बिजली है वो नहीं दी जाती है। सईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल नूरज़ई साहब, मैं आपसे ये सवाल, आप पश्तून बेल्ट की इस जो आज की ये असम्बली है कि नशिस्त, इसको हम ज़ेर बहस लेके आए हैं, आपसे मैं ये पूछूँ कि पश्तून बेल्ट के जो मसाइल हैं ये ज़्यादा तालीम से मुतल्लिक हैं या इंतज़ामी अमूर से हैं, ताकि उस आपसे ये पूछने के बाद फिर मैं जानना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट साहब के पास कि वो क्या कहते हैं। ये तो हम सियासी बातें कर रहे हैं, देखें सितारे क्या कहते हैं। जी जलाल साहब। जी इफ्तिखार साहब, ये एक बुनियादी बात है और इसमें जो इंतज़ामी उमूर है उसकी रेट होनी चाहिए और उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जाती है। और फिर खामियों में एक बड़ी खामी वो ये है जो कमिश्नरी निज़ाम है वो हुकूमत की बजाय वज़रा शाही या अरकान असम्बली के ताबे होता है, यानी डीसीज़ कमिश्नर की तैनातियाँ वो इलाका MPA इलाका मिनिस्टर की मर्ज़ी के मुताबिक ही होती है। अगर ये तैनाती सियासी बुनियादों पर हो तो वो कमिश्नर तो ताबे हो गए, फिर उसने सरकार की क्या वो जो अपने एक फ़राइज़ मनसबी है उसकी क्या अदायगी करनी है। तो इस पहलू को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम इस निज़ाम को सियासी बालादस्ती से असर रसूख से आज़ाद कर ले तो इसके बड़े अच्छे नताइज बरामद होंगे। जी जलाल साहब, आज हमने पश्तून बेल्ट पे बात कर ली, तो कल हम पख्तून बेल्ट पे बात कर रहे हैं। क्या तैयारी है हमारे पास की दोस्तों की? कल हम बलोच बेल्ट पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बलोच बेल्ट। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलाल नूर साहब, आप मेरे साथ रहे, सब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ख्वातीन हम चलते हैं कासिम चौधरी साहब के पास, वो क्या कहते हैं। जी कासिम साहब, आपके क्या सितारे क्या कहते हैं, ये क्या मामला क्या है, क्या बताते हैं आप? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन इसको एस्ट्रोलॉजिकल के हवाले से खैर आफियत से हो जाने चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक उसमें, क्योंकि इसमें 7th एंगल जो है सन साइन लियो है पाकिस्तान का बाय बर्थ, और इस वक्त जो है स्टार्स की पोजीशन इस वक्त ये है कि सब तरफ से स्टार्स को ग्रिप किया हुआ बैड एस्पेक्ट्स ने। तो मैं नहीं ये समझता कि 7th एंगल पे होते हुए इस वक्त जो फरवरी का मंथ है वो बहुत आसान है आवाम के लिए भी, इसलिए इलेक्शन खैर आफियत से हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब तो नज़र आ रहा है जिस सूरत में देखने में कि इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हम सितारों का सियारों का देखते हैं उसमें नज़र नहीं आता कि इलेक्शन कंप्लीट हो सकें। कोई ना कोई रीज़न ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से इलेक्शन पे कोई ना कोई असर ऐसा आ जाए जिसमें इलेक्शन ड्रॉप हो जाए या कोई ना कोई इंसिडेंट। अभी भी आपको ये एहसास होता है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि हमने बात करनी होती है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरी जगह से तो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। इसलिए मैं तो वही बोलूँगा जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त सियारों की पोजीशन, तो उसमें यही देख रहा हूँ कि काफ़ी इलेक्शन जो है को बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं होंगे। तो आपको शक है अभी भी? जी अभी भी जी, मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। ये तो आप तो हैरान कर रहे हैं हमें, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और आप जारी बात है मैं लोगों की बातों पे जाऊँगा, मैं तो अपने सियारों की पोजीशन के मुताबिक कहना ना, सियारों की पोजीशन अभी भी मशकूक है। अभी भी है कि ये इलेक्शन इतने आसान नहीं है जो महीना फरवरी का, मंथ ऑफ फरवरी का।
ठीक है। ख्वाजात, आपने कासिम चौधरी साहब की भी बात सुनी। आज हम ये एक हल्का था 266, ये एक ऐसी बेल्ट है, कौन सी बेल्ट बोलते हैं उसको? पश्तून बेल्ट कहते हैं। देखा ना, ये पश्तून बेल्ट का हल्का था 266। हमने इस पे बात की। हमारे साथ जलाल नूरजई साहब थे, सईद अचक साहब थे, मुहीबुल्ला काकर साहब थे, नज़र मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद आज़म साहब थे। हमारे साथ JUI के नुमाइंदे मौजूद थे जो यहाँ से इंतखाब लड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। कासिम चौधरी साहब थे और रेमल रज़वान साहबा मौजूद थी कि वो हमें इस हल्के के बारे में बताती। ख्वाजात, मुझे आज के इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। कल आपसे मुलाकात एक नए हल्के के हवाले से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।